नमस्कार। आप सुन रहे हैं डॉक्टर झा की बातें। काफ़ी दिन हुए इस बीच मैं आपके सामने नहीं आया। बहुत से विषयों पर बातें हुई, पता नहीं आप में से कितने ने इसे ध्यान में दिया, लेकिन आज फिर मैं आपके सामने हूँ और आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज पिछले कुछ दिन पहले मोदी ने और उनके लोगों ने मिलकर बिहार में काम करते हुए गठबंधन सरकार को तोड़ दिया। नीतीश कुमार को अपनी जाल में फंसा लिया और उनको यह आश्वासन देकर कि वह चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, उसने सरकार को पलट दिया। चूँकि उसमें नीतीश कुमार को व्यक्तिगत फ़ायदा था और बीजेपी के नेताओं को भी उसमें फ़ायदा था, इसलिए सब ने मिल करके उस सरकार को बदल दिया। और फिर जो दूसरे गठबंधन के नेता थे, आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले, उनको हाशिए पर ठेल दिया। इससे उनको लगता है कि उनकी बहुत बड़ी विजय हो गई। हालांकि नीतीश कुमार आज भी परेशान अवश्य होंगे, उनको ये पता नहीं चल रहा हो कि मैंने सही किया या गलत किया, लेकिन पद का लोभ, कुर्सी का लोभ उनसे अलग नहीं हुआ और वो कुर्सी में चिपकने की स्थिति में बने रहे। आज फिर 3 दिन बाद कल जो है हेमंत सोरेन की सरकार को ईडी के द्वारा, ईडी की मदद से गिराने की कोशिश की गई। चूँकि ये हेमंत कुमार एक युवा और आदिवासी नेता हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यह मोदी सरकार को जम नहीं रहा है, तो एक केस में उसे उलझाया, उसमें इंक्वायरी की, बुलाया, सारे कानून को धते बता करके उसको अरेस्ट करने की धमकी दी। और हेमंत ने भी हिम्मत दिखाई, उसने जा करके अपना इस्तीफा राज्यपाल को दिया और उसके बाद अपनी गिरफ्तारी भी दी। और जो बाकी गठबंधन के लोग हैं, जिनकी मेजॉरिटी है, उसकी सरकार तुरंत बन जानी चाहिए थी। अभी 48 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन वो राज्यपाल जो है वो दिल्ली के आदेश में प्रतीक्षा में बैठा हुआ है कि उसे क्या करना है। उसे मालूम है राज्यपाल को कि उसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार तोड़ी गई, पार्टियां तोड़ी गई, उस तरह से पार्टी तोड़ करके सरकार बना दे। दूसरा यह कि वह माइनॉरिटी सरकार बना दे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्पीकर हैं उनको एग्री करना चाहिए। महाराष्ट्र के स्पीकर बिकाऊ थे, उन्होंने किसी भी प्रकार से एन तेन प्रकार जो है मैनिपुलेट किया और माइनॉरिटी सरकार को बना दिया। उसके बाद भ्रष्ट जो नेता थे उनको फिर शामिल किया और उनको भी अपने यहाँ पद दे करके फंसाए रखा। एक अच्छी पार्टी टूट गई। उसमें शरद पवार जी का भी योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत धन कमाए हैं और उनको भी लगा कि हम एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए अपने भतीजे को ऐसा करने को मदद किया। वहाँ भी एक अच्छी सरकार चल रही थी उद्धव ठाकरे की, जिसका उन्होंने तोड़ दिया। और आज के दिन में सिर्फ सरकार धंधेबाजी पर चल रही है। तो ये एक दूसरा उनके पास, हमारे यहाँ के राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल का एक विकल्प मौजूद है। तीसरा विकल्प है कि वो
सरकार बनने देना नहीं चाहते हैं, और इस बीच में कुछ कानूनन हंगामा होगा और ये बता करके ये रिपोर्ट दे देंगे कि यहाँ पर कानून व्यवस्था कंट्रोल से बाहर हो गई है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और फिर 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन रहेगा, उस बीच में चुनाव होगा और मोदी सरकार जो अपना साधने में लग जाएगी, वोट बटोरने में लग जाएगी। सच पूछिए तो ये सब हम लोग का दोष है, जो हम वोटर्स हैं उनका दोष है। अगर पूरे माहौल को देखिए तो पिछले 10 साल में क्या हो रहा है कि एक नेक्सस बन गया है सरकार और बिजनेसमैन का। कुछ बिजनेसमैन कहिए कि 10% तो नहीं, 10-20 बड़े बिजनेसमैन हैं, वो समूचा बिजनेस को अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं और जो भी योजना है सबको कंट्रोल में उन्होंने रखा हुआ है और उनको काम मिलता है, वो उसका कमीशन जो है बीजेपी को देते हैं। और जो एक फंड बना हुआ है इलेक्शन फंड, जिसकी जांच नहीं हो सकती है और उसको कानूनन मान्यता मिली हुई है, उसमें वो सारे पैसे जमा कर रहे हैं और उनके पास, बीजेपी के पास इतना पैसा हो गया है कि हर जगह पहला काम कोशिश यही रहती कि एमएलए को खरीद लो, सरकार को तोड़ दो, एमएलए को खरीद लो और नई सरकार बना दो। और इसके लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा जो है उनके बड़े काम में आता है। बिजनेसमैन बड़ा सेल्फिश होता है, उसको देश के प्रति कोई प्रेम नहीं होता है, वो भाषण में जो भी बोल दे। जैसे मोदी साहब को भी देश के प्रति कोई प्रेम नहीं है, उनको एक ही प्रेम है कि वो प्रधानमंत्री बने रहें। अगर उनके टोटल काम को 10 साल में देखिए जनता की तरफ से, तो उसमें उनका मार्क जो है शून्य आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, देश का जो राशन है, जो जमा है, उसको बांट दिया। उन्होंने 80 करोड़ भूखे लोगों को तैयार कर लिया है। अगर उसके अंदर की कहानी सुनेंगे तो वो और भी बड़ी विचित्र कहानी है। अगर मान लीजिए राशन का जो चावल या गेहूँ मिलता है खाने लायक नहीं होता है, उसके लिए छोटा व्यापारी वहाँ पर बैठा हुआ है, वो खरीद लेता है और गेहूं का आटा बनाकर पैकिंग करके हम सबको खिलाता है और हम लोग वही पैक्ड आटा खाते हैं। वो एक्चुअली ज़्यादातर वो राशन का ही गेहूं होता है जिसका वो आटा होता है। उसी तरह जो चावल खाने योग्य नहीं होता है, वो भी वो लोग खरीद लेते हैं और उसका बैटर जो है, डोसा का बैटर या इडली का बैटर बना करके पैक करके कई गुना दाम में बेच देते हैं। तो देखिए, हम लोग अपने आप को बहुत सोचते हैं कि बहुत बढ़िया खाना खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम भी उसी राशन का खाते हैं। बदले में उन गरीबों को, सो कॉल्ड गरीबों को, वो उसके खाने लायक जो है आटा दे देता है या उधर दूसरा चावल दे देता है और उसके साथ साथ चूँकि कुछ खर्च कम हो जाता है, कई गुना दाम में बेचा जाता है, तो उससे पैसा भी नहीं लेते हैं और कुछ पैसा भी उनको दे देते हैं। ये सारे काम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनकी मदद से और छोटे व्यापारियों और बड़े व्यापारियों की मदद से चल रहा है। तो वास्तव में इसमें मोदी जी का कोई कमाल नहीं है। बाकी जिस जगह उनका कमाल दिखना चाहिए था, इंडस्ट्री बननी चाहिए तब बंद हो रही है, लोगों को नौकरी के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, रोज़ नया नया निकलता है कि आप इस पद पर अप्लाई कीजिए, इस पद कीजिए, लेकिन वो कभी भरा नहीं जाता है। ये सिर्फ प्रचार के लिए ही कहा जाता है। तो सच पूछिए तो ये सारे की बातों की जड़ में हम सब हैं, जो हम वोटर हैं, हम ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। धन का अगर देखिए तो ऊंचे दामों वाली ऊंचे किस्म की कारें हैं,
या बहुत अच्छी यात्रा करने का, घूमने का जो है, वो कौन घूमता है? वो पैसा उसको सरकार ही देती है, कभी एलएलटीसी की तरह से, कभी किसी आर्थिक सहयोग देता है, इससे कि वो घूमते हैं। और वो पैसा वो जो है व्यापारी वसूल लेता है और ये समझता है कि हम बहुत बड़ा काम करके आ गए हैं। इन सब की जांच नहीं होती है, कहाँ से इतना पैसा उसके पास आता है कि वो विदेश भ्रमण कर रहा है और यात्राएं कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, लेकिन कोई जांच नहीं होती है, क्योंकि वो सारा पैसा घूम फिर करके वो व्यापारियों के थ्रू पार्टी के पास, सरकार के पास आ जाता है, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, और उस पैसे से हमारे सारे वोटिंग सिस्टम को अपसेट किया जाता है। उसी तरह से उन्होंने जितने सरकारी अफसर हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, उनको भी फंसा के रखा हुआ है। वो भी उनके भय से मुक्त नहीं रहते हैं और उनके ऊपर दबाव हमेशा बना रहता है। तो इसलिए इस सारी जिम्मेदारी हमारी है। हम इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो मोदी जी को पूर्ण मौका है कि हमारा शोषण करते रहें और वो शासन में बने रहें। ये शोषण और शासन का एक विचित्र कॉम्बिनेशन पैदा हो गया है हमारे देश में। इसलिए डेमोक्रेसी सिर्फ भाषण में है, पार्लियामेंट में भाषण में सुन लीजिएगा, बड़े महारैलियाँ करेंगे उसमें सुन लीजिए, लेकिन उसमें कहीं सच्चाई नहीं है। अब इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकालते हैं, सरकारी विमान से जाते हैं, उतनी गाड़ियाँ कौन लाता है? सुरक्षा के नाम पर मैंने करोड़ों रुपया उन पर खर्च किया जाता है, वो सिर्फ इसलिए कि वो जाके इलेक्शन का भाषण दें, और साथ में वो एक योजना अनाउंस कर देते हैं। वो योजना लागू हो रही है, कितनी लागू हो रही है, कहाँ कितना उसमें सच्चाई है या किस हद तक वो सफल है, इसकी कोई जांच नहीं होती है। तो ये अगर इन सारी चीज़ों को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इन सारी चीज़ों के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि कंज्यूमर जो है वही मार्केट कंट्रोल करता है, और मार्केट अगर कंट्रोल करता है तो कंज्यूमर ही जो है व्यापारियों को धन पैदा करने का अवसर देता है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत धन है, तो वो नई नई कारें खरीद लेते हैं, हर महीने कार खरीद लेते हैं, हर फैमिली मेम्बर के लिए कार खरीद लेते हैं, और उसमें कितना घूमते हैं या नहीं घूमते हैं वो अलग बातें हैं। लेकिन उससे हमारा जो है जनसाधारण जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जनसाधारण वैसे ही पिसा हुआ रहता है, उसी तरह से पीड़ित रहता है। और जब ये इलेक्शन का समय आएगा तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, लंबी लंबी बातें बोली जाती हैं, जिसमें कि मोदी जी का या उनके आदमी का कोई सहयोग नहीं है, उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारा साइंटिस्ट कुछ करता है, वहाँ पर वो झंडा गाड़ देते हैं कि हमने करा लिया। या अभी देखिए इतनी वंदे भारत ट्रेन और क्या क्या नया नया ट्रेन सब लगा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। जो पुरानी ट्रेनें हैं उन्हीं को नया कलेवर चढ़ा करके और सामने ला रहे हैं और कहते हैं कि हम ये नई नई ट्रेन चला रहे हैं। उनके ट्रेन में यात्रा करने वाले जो है की संख्या घटती ही जाती है, बढ़ती नहीं है। आप अगर सही रिपोर्ट देखिएगा तो ये रेलवे जो है बिल्कुल लॉस में चलता है। अब इसी को विपक्ष के कुछ लोग या विपक्ष की कुछ पार्टियां जो है इसका विरोध कर रही हैं, तो उसको परेशान करने के लिए ये सब जो है ना चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। केस करना और उनको पैसा घूस दे करके उनका लोगों को खरीदना, फिर वहाँ सरकार बना देना, फिर उसके बल पर जो है लोगों को ब्लैकमेल करना। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट ये है, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, एक बार आप सोचिए कि आप इस दुर्दशा के लिए किस हद तक हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। हम जिसको खाने पीने का सामान मिल जाता है, आराम से जी रहे हैं, उनको इसका पता नहीं है। लेकिन अगर सड़क पर आप घूमें लोगों के बीच में, उनके हालत, माली हालत को देखिए तो आपको समझ में आएगा
कि किस परिस्थिति से वो गुज़र रहे हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, इस बात पर ध्यान दीजिए और सरकार को इस गलत रास्ते पर चलने से रोकिए। अभी एक राहुल जी एक यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा के नाम पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं उनकी बातें सुनने को, तो बीच बीच में जो है दूसरी पार्टियां या दूसरे जो है एक्टिविस्ट उसमें कभी पत्थर चला देते हैं, कभी धक्का मुक्की कर देते हैं, उसमें बाधा डालते हैं और उस यात्रा को कानून का दुहाई दे करके रोकने की कोशिश करते हैं, मैंने केस कर देते हैं और उसको अरेस्ट करने की भी धमकी देते हैं। वो आदमी एक सच्ची बात, सीधी बात आपसे कह रहा है, आप उसकी बात सुनिए और अगर आपको लगता है कि वो सही बोल रहा है तो आप उसको मदद कीजिए, नहीं तो हम एक बहुत बड़ी संकट में जा रहे हैं, क्योंकि आज की हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से ऋण में फंसी हुई है। मानिए, इस बात को मानिए कि आज जो ऋण सरकार ने लिया हुआ है उसका पेमेंट जो है इंटरनल जो सेविंग हम लोग का है, जो हम बैंक में जमा करते हैं या फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, उससे भी वो ऋण की भरपाई नहीं हो सकती है। मतलब यह है कि ऋण बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद एक और इन्होंने शुरू करना चाहते हैं कि विदेशों से ऋण लिया जाए। अगर कहीं हम उसमें चले गए, विदेशों के ऋण लेने गए, तो उसको पेमेंट करने में अर्थव्यवस्था की हालत ऐसे ही खस्ता हो जाएगी। सच मानिए कि हर चीज़ का दाम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पूरी सरकार जो है, केंद्र सरकार, जिसने सारे कमाई पर कंट्रोल रखा हुआ है, जो राज्यों को भी अब उनका शेयर नहीं देता है और उसको अनाप शनाप स्कीम में खर्च करता जाता है। गरीबों को लुभाने के लिए कुछ प्लान हमेशा बता दिया जाता है, जो कि इतना बड़ा बताया जाता है कि 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़। जनता के समझ में नहीं आता है कि क्या 1500 करोड़ क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन उनके जो चाटुकार हैं, जो इनके पिट्ठू लोग हैं, उसी को ड्रम बजाते हैं, उसी को समझाने की कोशिश करते हैं और लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए वोटरों, जागो और अपने देश को बचाने के लिए ये जो नेक्सस चल रहा है सरकार और व्यापारियों के बीच में, इसको तोड़ो, क्योंकि कंज्यूमर इज़ द गॉड। अगर कंज्यूम सोच करके करे, हर चीज़ का प्रयोग करे, तो ऐसे ही व्यापारियों का दम निकल जाएगा। और जब व्यापारियों का दम निकलेगा तो उनकी कमाई घट जाएगी, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना पैसा नहीं मिलेगा जिसका दुरुपयोग सरकार जो है इस तरह से चलती हुई सरकार को फंसाने में नहीं कर सकती है। इसलिए ये हम सब लोग का कर्तव्य है कि हम लोग जागृत हों, इस पर सोचें और इसके ऊपर काम करें। यदि यही होगा तभी देश आगे स्वस्थ रहेगा, लोगों को शिक्षा मिल सकेगी, जो आजकल उपलब्ध नहीं हो रही है। जो आप बसें देखते हैं, अच्छी शिक्षा वाले, ये सब वही व्यापारियों के लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो बस से या कार से जो बच्चों को अपना पहुंचाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर इस तरफ से सुधार नहीं होगा तो फाइनली हम सब एक बहुत कठिन परिस्थिति में फंसने जा रहे हैं। और जबकि मोदी जी रहें या न रहें, उनके व्यापारी मित्र रहें या न रहें, हमारी ज़िंदगी जो है या हमारे आने वाले लोगों की ज़िंदगी जो है कठिनाई से भरी हो जाएगी। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कीजिए और लोगों के बीच में बांटिए।